आपको बताता चलूं कि बबई नदी के ऊपर बनाई ये बबई ब्रिज, ये नदी डांग घाटी से निकलती है जो ये पहाड़ों से होते हुए तराई के मैदानों में आती है। भारत में एंट्री करते वक्त ये नदी सरयू और बाद में घाघरा नदी में तब्दील हो जाती है। तो अब हम आ गए हैं बेरी पुल पर। यहाँ मौसम चेंज हो गया, एकदम बारिश हो रही है और ठंड लग रही है। चारों तरफ आप देख रहे हैं सिर्फ धुंध। ये देखिए आप, हेलो इनादाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं नेपाल। हम जा रहे हैं नेपाल के गुरांस, जो दाइलेक जिले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है जो सुर्खेत के काफ़ी करीब है। अगर आप गुरांस के बारे में जानते होंगे तो आपको ये पता होगा कि गुरांस जो है जगह, वो नेपाल के राष्ट्रीय फूल यानी गुरांस के नाम पर पड़ा है। जब यहाँ के फूल खिलते हैं तो पूरा पहाड़ लाल रंग की चादर से ढक जाता है। वैसे तो इंडिया से नेपाल में एंटर होने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रुपेडिया बॉर्डर से एंटर हो रहे हैं। इंडिया बॉर्डर क्रॉस हो चुका है, अब नेपाल का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना है। तो ये देखिए सामने, अब नेपाल में एंटर हो चुके हैं। वो पीछे देखिए, वहाँ पे चेक पॉइंट था। अब जा रहे हैं भंसार कराने। तो हमने बॉर्डर क्रॉसिंग कर ली है, अब हम खड़े हैं नेपाल में और यहाँ करा रहे हैं भंसार। भंसार परमिट होता है जो नेपाल में जब आप एंट्री करते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, तो उसकी परमिट लेनी पड़ती है। परमिट की लाइन लगी है, देख सकते हैं आप। मोटरसाइकिल स्कूटर का 200 रुपये, ये है नेपाली, और कार जीप का है 600 नेपाली। अब इसको इंडियन करेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ये पेपर हमारा बन गया है, अब यहाँ पे पैसे जमा होंगे। भंसार कराने के लिए यानी कि परमिट के लिए आपके पास गाड़ी की आरसी होना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। परमिट बन गई है। हमारे साथ हैं गौसुमर भाई, जो बताएंगे कि हम जा कहाँ रहे हैं और यहाँ से डिस्टेंस कितना है नेपाल बॉर्डर से। तो गौसुमर भाई बताइए। इस वक्त हम लोग अभी नेपाल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। यहाँ हम लोग की गाड़ी का भंसार हो चुका है और यहाँ से भी हम लोग जाएंगे नेपालगंज होते हुए, धम्बोजी चौक होते हुए कोहलपुर पड़ेगा, यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से कोहलपुर होते हुए हम लोग जाएंगे सुर्खेत जाएंगे। सुर्खेत के बाद हम लोग फिर जाएंगे गुरासे। गुरासे बहुत ही अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए, बहुत ही कम दूरी में जो है जाने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। अभी बहुत कम लोग टूरिस्ट वगैरह जो जानते हैं वो तो जाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है और ठंडा इलाका है ये। वहाँ पे एक बुरांस का फूल मिलता है, रेड बुरांस। हाँ। अब उसको गूगल वगैरह पे सर्च करिएगा। रेड बुरांस जो है वो हिमालय की मतलब पहाड़ों पे ही पाए जाते हैं। तो ठीक है, और क्या, अब हम यहाँ से निकलेंगे। हम टोटल 6 लोग हैं, 3 बाइक पे। तो यहाँ से हम निकलेंगे और जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊँगा मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। तो ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से। डॉक्टर यासिर, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, तो हम लोग चल रहे हैं। भंसार कराने के बाद अब हम निकल पड़े गुरांस या गुरासे के सफ़र पर। इसको लोग गुरांस भी कहते हैं और बाज़ लोग गुरासे भी कहते हैं। तो ये सफ़र तकरीबन यहाँ से 4 से 5 घंटे का होता है, क्योंकि आगे चल के आता है पहाड़ी रास्ता जहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़, रास्ते में जो भी सीनरिक व्यूज़ आपको दिखते हैं आप उनको देखते हुए जाते हैं। आगे बढ़ने पर ये जो चौराहा आपको दिखता है, ये दाईं ओर जा रहा है भुटवल
और जो बाईं ओर रास्ता आपको दिखेगा वो जा रहा है चीसा पानी। तो दाईं ओर जो फुटबॉल रास्ता जाता है वही जाता है सीधे काठमांडू। और लेकिन हमको जाना है इस चौराहे से एकदम सीधे जो रास्ता गया है बर्दिया नेशनल पार्क के बीच से होता हुआ सीधे सुर्खेत और सुर्खेत से गुरांस। ये रास्ता बर्दिया नेशनल पार्क से होकर गुजरता है जो नेपाल के तराई क्षेत्र के स्थित सबसे बड़ा प्राकृतिक रूप से संरक्षित और सुरक्षित जंगल है। इसको सन 1988 में बनाया गया था और ये लगभग 968 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो अब आ गया है बर्दिया नेशनल पार्क को एंट्री करने से पहले चेक पॉइंट, जहाँ पे हमें अपनी परमिट दिखानी होती है। हम गुजर रहे हैं बर्दिया नेशनल पार्क होते हुए, तो आप बोर्ड देख सकते हैं, लिखा है बर्दिया राष्ट्रीय निकुंज। यही इंडिया में कतनिया घाट के नाम से है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वही जब नेपाल में है तो बर्दिया नेशनल पार्क हो गया। वही थोड़ा आगे बढ़ेंगे इंडिया में तो दुधवा हो जाता है। तो ये पूरी बेल्ट है। तो इस वक्त हम जब नेपाल में इंटर हुए हैं तो ये है बर्दिया नेशनल पार्क। तो यहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ दिखती है, लेकिन हमको इसके बीच से होते हुए आगे जाना है। तो चलिए आगे का सफर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे बहुत सी वाइल्ड लाइफ दिखती है, जैसे रॉयल बंगाल टाइगर है, एक सींग वाले गेंडे हैं, जंगली हाथी है, दलदली हिरन है और घड़ियाल पाए जाते हैं। और यहाँ की कर्नाली नदी में मीठे पानी की डॉल्फिन भी देखी जा सकती है। माउंटेन स्टार्ट हो गए, पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। अब हम लोग ऊपर हल्के से ऊपर चढ़ रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे पहाड़। ये तो जिस जगह मैं खड़ा हूँ आप देख रहे हैं मुझे, नीचे जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करें तो बहुत गर्म था। अब मैं हल्के हल्के जब ऊपर जा रहा हूँ पहाड़ों पे, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा चेंज हुआ है। तो यहाँ गर्मी नहीं लग रही हालांकि, और हल्का सा मौसम ठंडा हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं। ये जब मानसून या बरसात का सीजन होता है तो ये पूरा नाला, ये पूरी नदियाँ पूरे पानी से भरी होती हैं। अभी तो फिलहाल बरसात का मौसम है नहीं, तो ये सूखी हैं। अब यहाँ से शुरू हुई है पहाड़ों पर असली चढ़ाई। यहाँ का पहाड़ी रास्ता काफी खतरनाक है। आप देख सकते हैं सड़क भी नहीं है और खाई है। तो यहाँ पे कभी चढ़ान होती है, कभी ढलान होती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी का जो इंजन किल स्विच है वो ऑफ है, यानी हमारी गाड़ी बंद है। फिर भी गाड़ी की स्पीड आप देखेंगे तो 28 से 30 है, जो काफ़ी तेज़ी से ढलान पे चली जा रही है। अब हम पहुंच गए हैं बर्दिया जिले के लुम्बिनी प्रांत में मशहूर बबई पुल के पास, जो सुर्खेत और दैलेख यानी करनाली प्रांत के रूट के बीच की जगह है। ये इलाका भी बेहद खूबसूरत है, तो हमने भी सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। ये बताइए अभी कितने किलोमीटर है सुर्खेत? सुर्खेत यहाँ से 55। और बबाई पुल है ना ये सामने भी। हाँ, बबाई पुल पे भी लोग चलेंगे। ये बर्दिया जिले का ही जो पड़ता है, जिले में आता है। ये इसका जो स्टेट है वो करनाली है। करनाली स्टेट में बर्दिया जिला है, और बर्दिया जिले के बबाई पुल। बबई रिवर ब्रिज। आपको बताता चलूं कि बबई नदी के ऊपर बनाई ये बबई ब्रिज, ये नदी डांग घाटी से निकलती है, जो ये पहाड़ों से होते हुए तराई के मैदानों में आती है। भारत में एंट्री करते वक्त ये नदी सरयू और बाद में घाघरा नदी में तब्दील हो जाती है। एक बात और बता दूं आपको कि नेपाल में इस समय कुल 7 प्रांत हैं। साल 2015 के नए संविधान के लागू होने के बाद देश को इन 7 प्रशासनिक हिस्सों में बांटा गया था।
तो इन 7 प्रांतों के नाम है कोशी प्रांत, मधेश प्रांत, बागमती प्रांत, गंडकी प्रांत, लुम्बिनी प्रांत, कर्णाली प्रांत और सुदूर पश्चिम प्रांत। तो इस वक्त हम हैं कर्णाली प्रांत में, जो कर्णाली प्रांत नेपाल का सबसे बड़ा प्रांत है। कर्णाली प्रांत का क्षेत्रफल तकरीबन 24,453 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो नेपाल के हिस्से का तकरीबन 16% है। तो अब हम आ गए हैं बेरी पुल पर और ये जगह है वीरेंद्र नगर नगर पालिका। तो चलिए कोई मिले तो किसी से बात करते हैं, कुछ पूछते हैं इस जगह के बारे में। ये कौन सा एरिया भाई? हाँ? बेरी पुल। यहाँ से वो कितनी दूर है? क्या कहते हैं ये सुरखेत? ये सुरखेत में ही पड़ता है। ये शुरू हो गया सुरखेत? हाँ, सुरखेत तो उधर ही से शुरू हो गया। अच्छा। वीरेंद्र नगर इससे थोड़ा आगे जाएंगे। अच्छा 6 किलोमीटर आगे जाएंगे ना। हाँ, तो वीरेंद्र नगर आएगा। अब देख रहे हैं ये बेरी ब्रिज है। तो आपको बताता चलूं कि ये भेरी नदी जो है, ये आगे चलकर सबसे बड़ी नदी जो कर्णाली है नेपाल की, उसमें मिल जाती है। और भेरी नदी जब इंडिया में इंटर करती है तो ये फिर घाघरा के नाम से जानी जाती है। जबरदस्त, क्या सीन है बेरी ब्रिज। मौसम यहाँ पे गर्म नहीं है, बस ठीक है। बहुत ठंडा भी नहीं कह सकते, गर्म भी नहीं कह सकते। हाँ ठीक है मौसम, और हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। अभी देखिए ब्रिज, ये देखिए ब्रिज हिल रहा है। ब्रिज हिल रहा है। ये सीन, ये देखिए कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे हैं। मछली का शिकार कर रहे हैं। देखिए जो रोका हुआ है, जो बड़े बड़े वायर हैं, आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े वायर से वो रोका गया है। तो ये आया है पूरा इसके अंदर, और ये बहुत मोटा वायर है। तकरीबन नहीं होंगे इसमें तो 20 वायर का पूरा एक गुच्छा है। मैं दिखाता हूँ पास से, ये देखिए, ये मोटा वायर, इससे पूरे ब्रिज को हमने रोका हुआ है, पूरे ब्रिज को। अब हम पहुंचने वाले हैं सुरखेत। सुरखेत में हम रुके हुए हैं, लंच करेंगे, फिर यहाँ से बढ़ेंगे आगे। हम सुरखेत में चल रहे हैं, जो कर्णाली प्रदेश में आता है। सुरखेत किसी और जिले का हिस्सा नहीं, बल्कि ये खुद कर्णाली प्रांत का सबसे बड़ा जिला और प्रशासनिक केंद्र है, जिसका जिला मुख्यालय वीरेंद्र नगर है, जो पूरे कर्णाली प्रदेश की राजधानी भी है। यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी 2015 सेंसस के हिसाब से 4 लाख के करीब है, और यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, 82%। और यहाँ से नीचे का सीनरिक व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। और जो आप दूर जो ये आबादी देख रहे हैं, मकान, जो छोटे छोटे से घर देख रहे हैं, ये सुरखेत है। हम लोग वहीं से भी आए हैं इतनी ऊपर, और अभी हमें और आगे जाना है। तो चलिए चलते हैं। ये है नेपाल, जिसे दुनिया पहाड़ों का देश कहती है। आज हम उसी नेपाल की इस खूबसूरत गोद में हैं। ये वो मुल्क है जहाँ हर मोड़ पर नेचर और एक नया रूप देखने को मिलता है। हर तरफ आसमान छूते ऊंचे पहाड़ जिन पर बादलों का पहरा है, और दूसरी तरफ सामने गाड़ियों के साथ चलती ये गहरी हरी भरी वादियाँ। यहाँ बहती ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली ये मखमली हरियाली दिल को एक अलग ही सुकून देती है। 2 पहाड़ों के बीच में ये घाटी, जिनके ऊपर छाए हुए ये सफेद बादल, बेहद खूबसूरत नज़ारा है।
नेपाल का ये सुकून, ये खूबसूरती और यहाँ का पुरसुकून, ये जो वादियाँ हैं, इन्हीं की ओर इंसान खींचा चला आता है। यहाँ का जो ज़र्रा ज़र्रा है आप देख रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है। और सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ऊपर जो घने बादल छाए हुए हैं, जैसा लग रहा है एक ज्वालामुखी फूटने वाला हो। और वो जो सामने आपको मैं दिखाता हूँ, पैराग्लाइडिंग हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। वो देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। ये पैराग्लाइडिंग होती है तो मैंने आज पहली बार देखा। तो देखते हैं कि अगर ये मिल जाए तो हम भी पैराग्लाइडिंग कर लेंगे। बारिश हो रही, बारिश। अभी नज़ारे को दिल भर के देख भी नहीं पाया था कि बारिश तेज़ होने लगी और हम किसी शेड की तलाश में, तो हमें आखिर एक शेड मिल ही गया। बारिश शुरू हो गई है। बारिश शुरू हो गई, टेम्परेचर 5-6 होगा। ठंडक लगने लगी थी। और ये देखिए बाइक, हम लोगों की बाइक इतनी गर्म हो गई है कि बाइक में से देखिए धुआं निकल रहा। ये हम लोग बारिश में फंस गए हैं। अभी कितने किलोमीटर बचा है भाई? 15। हाँ, 15 किलोमीटर। अभी 15 किलोमीटर और ऊपर जाना है। यहाँ मौसम चेंज हो गया, एकदम बारिश हो रही है और ठंड लग रही है। और ये देखिए एक छोटा सा हट है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। छोटा सा हट। आलू बुखारा, ये भाई आलू बुखारा लेकर आए। यहाँ का लोकल फले बहुत अच्छा लगता है। आलू बुखारा 50 रुपये नेपाली 1 किलो। 50 रुपये नेपाली 1 किलो, तो इंडियन कितना हुआ? 30 रुपये। 30 रुपये किलो। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। बादल गरज रहे हैं, बारिश हल्की हो गई है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आइए। आलू बुखारे का पेड़, ये देखिए, ये है आलू बुखारा। ये देखिए लगे आलू बुखारे। ये बहुत पेड़ है यहाँ पे आलू बुखारे के। ये देखिए ये सब लगे हैं आलू बुखारा। तो ये है आलू बुखारे का पेड़। जैसा कि अब धूप निकल आई है, काफ़ी बारिश होने के बाद देखिए सब, हर कोई रेनकोट में आ गया है। अब सब रेनकोट में है। मैं रेनकोट लाया नहीं था तो मैंने शर्ट पहन ली है। बारिश रुक चुकी है, धूप निकल चुकी है। वो देखिए धूप। अब मौसम बहुत औसम है। तो अब यहाँ से निकलते हैं आगे, जो भी तकरीबन 15 किलोमीटर है अभी। तो चलिए चलते हैं। बारिश के बाद चमक बढ़ गई है। फूल पत्तियों पे, घास पे जो धूल जमी थी वो सब साफ हो गई। तो ऐसे हरियाली जैसे बढ़ गई। अभी धूप थी, बारिश हुई और पल में देखा होगा आपने कि ये धुंध हो गई। असल में इसको कहते हैं ऑरोग्राफिक वेदर चेंज। जब हम नीचे होते हैं तो घाटी की गर्म हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते हैं तापमान कम होने लगता है।
जब ये गर्म और नमी वाली हवा पहाड़ों से टकरा कर ऊपर उठती है तो ये तेज़ी से ठंडी होकर बादलों और घनी धुंध में बदल जाती है। इसी वजह से पहाड़ों पर कुछ ही मिनटों में कभी कड़क धूप निकल आती है तो कभी अचानक बारिश होने लगती है और ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचते ही घने बादल सामने आ जाते हैं, जिससे सब कुछ सफ़ेद दिखने लगता है। तो इस वक्त हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं। अब सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया। चारों तरफ आप देख रहे हैं सिर्फ धुंध। आज है 7 जून। यकीन करेंगे आप, ये जून में नीचे बहुत शदीद गर्मी थी, पसीना आ रहा था। सुरखेत को जब क्रॉस किया है, जब ऊपर चढ़ना शुरू हुए हैं तो मौसम एकदम ठंडा हो गया। तो इसका अपना अलग ही मज़ा है कि हर तरफ आपको सिर्फ। तो अब हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए। ये हम लोगों की चाय तैयार है। तो अब बढ़ लिए आगे 2 किलोमीटर थोड़ा आगे बचा है। यहाँ पे सीढ़ीदार खेत भी हैं, जो पहाड़ों को काट के सीढ़ी वाले खेत बनाए जाते हैं। मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो हैं ये देखिए, पहाड़ों को जो है काट के सीढ़ी की तरह खेत बनाए जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं गुरासे। हम पहुंच चुके हैं अब गुरासे। तो ये हमारा डेस्टिनेशन था। अब यहाँ पे देखेंगे होटल रुकने के लिए, उसके बाद फिर इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए क्या सीन, कुछ दिखाता हूँ आपको। इधर देखिए माउंटेन, पहाड़, पत्थर, और अभी ये देखिए आप। पहाड़ों पर घूमते घूमते हमको कुछ औरतें नज़र आईं जो कुछ लोकल फल बेच रही थीं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। उन्होंने मजाक किया मुझसे। तो हालांकि मैं बता दूं कि ये काफिल है, इसको काफल कहते हैं। ये नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। ये फल छोटा सा होता है लेकिन खट्टा होता है। जो लोकल्स होते हैं वो इसी को बेचकर अपना घर का खर्चा चलाते हैं। तो रास्ते में ऐसे लोगों से सामान ले लेना चाहिए ताकि उनकी भी मदद हो सके और हमको भी पहाड़ी फल और नए तरह के फल खाने के फ़ायदे मिले। रात का टाइम है, चाय पी रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे रात हुई अब तो ठंड काफ़ी हो गई। दिक्कत ये हो गई कि हम लोगों ने सोचा कि रूम तो मिल ही जाएगा, लेकिन सारे होटल के रूम फुल हैं। तो हम लोगों के पास ये ऑप्शन बचा था, तो यहीं पे हम लोगों ने सोचा कि स्टे कर लेते हैं और यहीं पे हम लोगों को डिनर भी मिलेगा। ये पैकेट
जितने भी पैकेट आप माउंटेन एरिया में जाएंगे सब सारे पैकेट आपको फूले नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और यहाँ पे ये भी है गोल्डन ओक, गोरखा एक्स्ट्रा, वोडका, इसलिए तो बना रहे हैं। ब्लू डायमंड और क्या है, गोल्डन ओक, 12 सिंगे, टोबर्ग, सब कुछ है यहाँ पे। और ये है नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग। ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में नहीं होता, इसको कहते हैं डबल पैनॉन। थाल आ गई हमारी, तो थाल में देखते हैं क्या क्या है। दाल है, सब्जी है, दाल है, सब्जी है, पापड़ है, साग है, नींबू है, अचार, चावल ये। खाने के बाद हम टहले निकल चले और बाकी बातें अगले व्लॉग में होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर।